अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए हमारे उर्दू के कदीम शायर मुल्ला असदुल्लाह वजही इनको लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत मशहूर शायर हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनकी पैदाइश है 1566। इनकी पैदाइश हुई थी 1566 में और वफ़ात है इनकी 1659 में, 1659। तो ये इनका दौर रहा है पूरा। इनका नाम है असदुल्लाह और तखल्लुस वजही। इनका असल नाम क्या था? असदुल्लाह, और तखल्लुस क्या करते थे ये? वजही। तो इसलिए इन्होंने पूरा नाम अपना यही रखा है, मुल्ला असदुल्लाह वजही। मुल्ला वजही के तखल्लुस के सिलसिले में डॉक्टर जमील जालबी का मानना है कि इन्होंने वजही, वजीही और वजीहा, ये तीनों तखल्लुस, वजीहा जो कि फ़ारसी का तखल्लुस है इनका ये वाला, और तीनों तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। और ये बात किसके अकॉर्डिंग है, किसका मानना है? ये जमील जालबी का मानना है, डॉक्टर जमील जालबी जो उर्दू के लिसानी माहिर हैं। तो इनका ये मानना है कि मुल्ला वजही ने 3 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं अपने कलाम में, वजही, वजीही और वजीहा। फ़ारसी का तखल्लुस इनका वजीहा है, तो इन्होंने ये तीनों तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। वजही इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में गोलकुंडा में 1566 में पैदा हुए थे। किसके दौर में पैदा हुए थे? इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में। और कहाँ पैदा हुए थे? गोलकुंडा में 1566 में। चलिए आगे देखते हैं। वजही का इंतकाल 1659 हैदराबाद में हुआ था और पैदा कहाँ हुए थे? गोलकुंडा में। चलिए आगे देखते हैं। वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। किसके दरबारी शायर थे वजही? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। वजही ने एक शेर में, फ़ारसी के शेर में, अपनी जाए पैदाइश हिंदुस्तान, इनकी अपना जो इन्होंने अपना कलाम लिखा था फ़ारसी के कलाम में इन्होंने अपना आबाई वतन जो बताया वो हिंदुस्तान को बताया है और आबाई वतन खुरासान बताया है। पैदाइश जो बताई है वो हिंदुस्तान की और आबाई वतन खुरासान बताया है। और वजही के आबाओ अजदाद खुरासान के ही रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने खुरासान को ही अपना आबाई वतन बताया है। देखिए यहाँ पे नोट में साथ में दिया हुआ है कि खुरासान की जंग मोहम्मद बिन तुगलक ने लड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने लड़ी, लेकिन इसमें इसको कामयाबी नहीं मिली। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान की जंग लड़ी तो थी, लेकिन वो इसमें हार गए थे, उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे इसलिए ये नोट में बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुली कुतुब शाह ने वजही को मुल्कुश शौरा का एजाज़ से नवाजा था। किसके दरबारी शायर थे? कुली कुतुब शाह के ही दरबारी शायर थे और इन्होंने इन्हें मलिकुश शौरा के एजाज़ से भी नवाजा था। किसको? मुल्ला वजही को। चलिए आगे देखते हैं। मुल्ला वजही ने 4 बादशाहों का दौर देखा है। देखिए कैसे 4 बादशाहों का दौर देखा है इन्होंने। पहला तो इब्राहिम कुतुब शाह का, इनके दौर में वजही पैदा हुए थे। इब्राहिम कुतुब शाह हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, तो इनके दौर में तो ये पैदा हुए। और दूसरा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दौर, इनके ये दरबारी शायर थे जिन्होंने इन्हें मलिकुश शौरा के एजाज़ से भी नवाजा था। और तीसरा दौर है, वो तीसरे बादशाह हैं मोहम्मद कुतुब शाह, इनसे ये वाबस्ता नहीं थे। और चौथे हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनके दौर में वजही का इंतकाल हो गया था। तो इस तरह से इन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा है, लेकिन वाबस्ता ये सिर्फ एक ही के दरबार से थे और वो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, इन्हीं के दरबार से वाबस्ता थे, पर देखा इन्होंने इन 4 बादशाहों का दौर है। वजही के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में सबसे बड़ा शायर गव्वासी को माना जाता है। तो
मुल्ला वजही के बाद में कौन से बड़े शायर हैं हमारे? गव्वासी। और किसके दौर में थे ये? अब्दुल्ला कुतुब शाह के, अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। और इनके जो दरबारी शायर भी थे वो गव्वासी ही थे। चलिए, वजही को नज़्म व नस्र दोनों पर यकसां कुदरत हासिल थी। वजही को नज़्म व नस्र, तो यानी कि ये नज़्म यानी कि शेर व शायरी भी करते थे और नस्र भी लिखते थे, तो दोनों ही चीज़ों पर इन्हें फ़ौक़ियत हासिल थी और यानी कि कमाल हासिल था। दोनों ही बखूबी बहुत अच्छी लिखते थे। सबरस में वजही ने अपनी ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। इनकी सबरस एक दास्तान है, तो इसके अंदर इन्होंने अपनी ज़बान को क्या कहा है? ज़बान हिंदुस्तान। तबई वजही का बहुत बड़ा मदा था। क्या थी इनकी? तबई मतलब तबाज़ात दास्तानें इन्होंने बहुत कही हैं, तो इनका बहुत बड़ा ये मदा था। वजही की अदबी ख़िदमत देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, कुतुब मुश्तरी, सबसे पहली इनकी अदबी ख़िदमत है कुतुब मुश्तरी 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 में। 1018 हिजरी, अगर हिजरी के हिसाब से देखें तो 1018 हिजरी में लिखी गई थी, और सन में देखें तो 1609 में लिखी गई थी। और गोलकंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है ये, ठीक है। और कुतुब मुश्तरी क्या है? ये एक मसनवी है। और कहाँ की है? गोलकंडा की पहली तबाज़ात। तबाज़ात का मतलब होता है जिसमें हकीकी चीज़ों का ना बयान करके मसनवी चीज़ें बयान की जाएं, या इमेजिनरी चीज़ें जिसमें जिन भूत और इस तरह की परियों वाली कहानियाँ, वो सब चीज़ें। सबरस 1045, जो इनकी अगली तसनीफ़ है वो है सबरस 1045 हिजरी में बमुताबिक। और ईयर में देखें तो 1635 इसका ईयर है। उर्दू की पहली नसरी तमसीली किताब है ये। क्या है ये? नसरी तमसीली किताब, ठीक है। और सबरस किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई थी? सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी थी। और जबकि ये दरबारी शायर जो थे वो थे ये कुली कुतुब शाह के, पर फरमाइश पर इन्होंने जो सबरस लिखी थी वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी थी। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी थी। ये जो स्टार्टिंग में बताइए मैंने कुतुब मुश्तरी, ये लिखी थी इन्होंने कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पर, और बाद में इन्होंने ये लिखी थी 1635 में अब्दुल्ला कुतुब शाह की फ़रमाइश पर सबरस, ठीक है। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फ़रमाइश पर लिखी थी। कुतुब मुश्तरी में जितने भी किरदार हैं सब सियाह प्लैनेट के नाम पर हैं, सब सियाह प्लैनेट के नाम पर हैं। चलिए, मसनवी कुतुब मुश्तरी 12 दिनों में लिखी थी। कुल कितने दिनों में लिखी थी इन्होंने? सिर्फ ये रिकॉर्ड कायम किया था, सिर्फ 12 दिनों में मुल्ला वजही की तबाज़ात मसनवी थी ये कुतुब मुश्तरी। चलिए, अगला देख लेते हैं। ताजुल हक़ाइक़ को भी मौलवी अब्दुल हक़ ने वजही की नसरी तसनीफ़ करार दिया है। ताजुल हक़ाइक़ इनकी एक तसनीफ़ है, इसको भी मौलवी अब्दुल हक़ ने वजही की नसरी तसनीफ़ करार दिया है। नस्र कहा है जिसे, नज़्म नहीं कहा, लेकिन किसी ने ये तहक़ीक़ पेश की है कि ये गुजरात के एक बुज़ुर्ग शाह वजीउल्लाह का कारनामा है। तो ये बात किसी और मुसन्निफ़ ने या किसी और तहक़ीक़ निगार ने ये बात बोली है कि ये गुजरात के एक बुज़ुर्ग शाह वजीउल्लाह का कारनामा है। उन्होंने इनकी नहीं बताई है ताजुल हक़ाइक़ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीवान वजही, एक है इनका दीवान वजही। वजही का फ़ारसी दीवान है। मुल्ला वजही का क्या है? ये फ़ारसी का दीवान है, जिसमें फ़ारसी की शेर व शायरी है इनकी, उसे कहते हैं दीवान वजही। इसका नाम ये है। ताजुल हक़ाइक़ के बारे में डॉक्टर जावेद प्रोशिश ने कहा है कि ये तसव्वुफ़ का एक नसरी रिसाला है। यह वजही का नक्काश अव्वल है और सबरस नक्काश सानी है। तो ये
किसके बारे में कही है? ताजुल हक़ाइक़ के बारे में डॉक्टर जावेद प्रोशिस्ट इन्होंने कहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती चलूँ साथ ही कि जो इनका जी, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो इनकी कुतुब मुश्तरी है जी, जो इनकी यहाँ पे कुतुब मुश्तरी है, इसमें कुल 159 उन्वान हैं और इसमें 7 गज़लें शामिल हैं और 8 रुबाई हैं इसमें। ये यहाँ पे मेंशन नहीं था तो मैंने आपको बता दिया अलग से कि इसमें इनकी कुतुब मुश्तरी में 159 उन्वान हैं, जिसमें 7 गज़लें और 8 रुबाइयाँ भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मुल्ला वजही के हवाले से इतना ही था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गव्वासी। ये भी उर्दू के कदीम शायरों में आते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। नाम शेख हुसैन बहाउद्दीन, इनका पूरा नाम क्या था? शेख हुसैन बहाउद्दीन। और तखल्लुस क्या करते थे? ये गव्वासी करते थे। उर्फियत या कुनियत कह लीजिए इनको, अबू मोहम्मद थी इनकी। बकौल महिउद्दीन क़ादरी ज़ौर, महिउद्दीन क़ादरी ज़ौर ने कहा है कि तारीख़ पैदाइश इनकी है 1550 से 1580। इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में गव्वासी पैदा हुए थे। किनके दौर में पैदा हुए थे? इब्राहिम कुतुब शाह के अहद में गव्वासी पैदा हुए थे। गव्वासी अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकोंडा के फरमा रवां के दरबार के मलिकुश शौरा थे। किनके दरबार के मलिकुश शौरा थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के मलिकुश शौरा थे और इन्होंने इन्हें ख़िताब भी दिया था। और कहाँ पे थे? गोलकोंडा में। गव्वासी उर्दू का पहला शायर है जिसने बाकायदा दरबारी कसीदे लिखे हैं। कसीदे जो थे वो पहले दरबारों की मदाह में, दरबार के जो राजा होते थे उनकी मदाह में पढ़े जाते थे और जिससे राजा खुश होता था और इन्हें इनाम देता था, तो इसलिए कसीदे लिखे जाते थे। पहले अरबी में आए थे, फिर फ़ारसी में आए, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पे गव्वासी ने बोला है, गव्वासी ने इन्हें बाकायदा उर्दू का कसीदा निगार शायर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इसमें बाकायदा उर्दू में कसीदे लिखे थे। गव्वासी उर्दू का पहला शायर है जिसने बाकायदा दरबारी कसीदे लिखे थे। उर्दू अदब में पहला दरबारी कसीदा गो गव्वासी ही है। बाकायदा कसीदा गो इन्हें माना जाता है। इन्होंने उर्दू के कसीदों की शुरुआत की थी। गव्वासी के हमासर शोरा में, इनके हमासर शोरा कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि एक बादशाह थे और ये शायर भी थे। मुल्ला वजही थे और इब्न निशाती, ये तीनों इनके हमासर शोरा थे। गव्वासी को शाही सफ़ीर की हैसियत से मोहम्मद आदिल शाह के दरबार में बीजापुर भेजा गया था। किसकी हैसियत से भेजा गया था इन्हें? शाही सफ़ीर की हैसियत से मोहम्मद आदिल शाह के दरबार में बीजापुर भेजा गया था। गव्वासी अब्दुल्ला कुतुब शाह का सफ़ीर यानी कि राजदूत, जिसे राजदूत भी कहा जाता है, जो राजा का भेजा हुआ एक कह देंगे उसे जासूस या राजदूत, उसी को कहा जाता था पहले, तो वो था। और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गव्वासी को सफ़ीर बनाकर बीजापुर भेजा था। गव्वासी अब्दुल्ला कुतुब शाह का सफ़ीर था और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गव्वासी को सफ़ीर बनाकर बीजापुर भेजा था। जब गव्वासी सफ़ीर बनकर बीजापुर गए तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने गव्वासी को फसाहत एसार या आसार का खिताब दिया था। किसने दिया था इन्हें फसाहत आसार का? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इन्हें
गव्वासी को फसाहत आसार का खिताब दिया था। गव्वासी इस सफ़र पर जाने से कब्ल जाने से कब्ल सुपद शाह हैदर वलीउल्लाह के मुरीद हो गए थे। ठीक है, चलिए। जब गव्वासी सैयद शाह हैदर वलीउल्लाह के मुरीद हो गए थे तब उनके दरमियान जो बातें हुई, इन बातों को एक तवील नज़्म तरीफ़त के उन्वान से गव्वासी ने कलमबंद किया था। जब वो उनके मुरीद हो गए थे उसके बाद इन्होंने उनके बीच जो बातचीत हुई थी तो उस बातचीत को इन्होंने ज़रीफ़त होना चाहिए, ज़रीफ़त के उन्वान से गव्वासी ने कलमबंद किया था। चलिए, ज़रीफ़त का कलमी नुस्खा आज भी कराची के एक म्यूज़ियम में महफूज है। ठीक है, जो कलमी नुस्खा जो उनके हाथ का लिखा हुआ है वो आज भी कराची के म्यूज़ियम में महफूज है। किनका? गव्वासी का। चलिए, गव्वासी की अदबी खिदमात देख लेते हैं। इन्होंने 3 मसनवियाँ लिखी हैं। तो पहली देखते हैं, पहली मीना सतवंती जो इनकी बहुत मशहूर मसनवी है, मीना सतवंती। दूसरी है सैफुल मलूक व बदिउज जमाल। तीसरी है तूतीनामा। ये मसनवी गव्वासी की शाहकार मसनवी है, ये भी बहुत मशहूर मसनवी है और अक्सर तीनों ही एग्ज़ाम में देखने को हमें मिल जाती हैं। मीना सतवंती, सैफुल मलूक व बदिउज जमाल और तीसरी है तूतीनामा। तूतीनामा 4000 अशार पर मुश्तमिल है। देखिए, इसमें 4000 अशार हैं पूरे, बहुत तवील मसनवी है ये इनकी। गव्वासी की मसनवी तूतीनामा 1639 में, इसका ईयर क्या है? 1639 में ज़ियाउद्दीन बख्शी की नसरी तसनीफ़ तूतीनामा से माखूज है। किससे लिया था इन्होंने इसको? ज़ियाउद्दीन बख्शी। चलिए आगे देखते हैं। तूतीनामा का असल माखज़ संस्कृत ज़बान की एक किताब शिकासब जानती है, जिसमें तूती की ज़बान से 70 कहानियाँ कहलवाई गई हैं। ठीक है, तो तूतीनामा जो इनकी मसनवी है, इसका असल जो माखज़ है, जो लिया गया है, वो संस्कृत की ज़बान की एक किताब थी, शिकासब जानती है, जिसमें तोते की ज़बान से 70 कहानियाँ कहलवाई गई हैं, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, डॉक्टर महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने कुल्लियात गव्वासी में, किसने कहा है? डॉक्टर महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने कुल्लियात गव्वासी में कुल 21 कसीदों को मुस्तंद माना है और ये सब अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदाह में हैं। सभी जितने भी इनके कसीदे हैं, इन्हें पहला उर्दू का कसीदा गो कहा जाता है, इन्होंने शुरुआत की थी, तो इनको ही अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदाह में इन्होंने सबसे ज़्यादा कसीदे लिखे हैं। तो कितने कसीदे हैं? 21 कसीदे। चलिए, कुल्लियात गव्वासी डॉक्टर महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने ही मुरत्तब किया है। तो इनका जो कुल्लियात है इनके अशार का, तो इनकी जो कुल्लियात है वो कुल्लियात गव्वासी को डॉक्टर महिउद्दीन कादरी ज़ोर ने ही मुरत्तब किया है। गव्वासी शख्सियत और फ़न मोहम्मद अली असर की किताब है। तो किसने लिखी है इनके ऊपर ये किताब? गव्वासी शख्सियत और फ़न मोहम्मद अली असर की किताब है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शाये हुई थी। कहाँ से हुई थी? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। नोट है यहाँ पे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। और जामिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली में। ज़रीफ़त एक तवील नज़्म है। हमने ऊपर पढ़ा था ज़रीफ़त के बारे में, तो ये जो है इनकी एक बहुत तवील नज़्म है। चलिए, बस यहीं तक था आज का हमारा। आज हमने मुल्ला वजी और गव्वासी के बारे में, इन दोनों के बारे में खुलासे से पढ़ा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, हमने वो सब कंप्लीट करे, सभी कवर कर लिए तकरीबन। और बस आज के लिए इतना ही। कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गए हैं चौक एंड डस्टर एकेडमी में बच्चों की तैयारी के लिए, DSSB TGT के लिए और MA QED PG MA उर्दू के लिए और LD ग्रेड UP TGT के लिए। ये भी हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो इसके हवाले से, तो आप लोग हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9045 220432। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।